नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस अनिल मारवाड़ और जमवारामगढ़ टीचिंग जयपुर में। आज फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक है भारतीय संसद के बारे में हम पढ़ रहे थे। भारतीय संसद, और उस संसद में अपन ने जो बात कर ली थी राज्यसभा की बात कर ली थी, संसद की बात कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके जो सदन है, दूसरा सदन संसद का। ध्यान रखिए, संसद का दूसरा सदन और दूसरा अंग 3 होते हैं और जो आपके सदन हैं वो 2 हैं। तो हमने उच्च सदन यानी राज्यसभा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका जो सदन है लोकसभा। मैं बता दूं कि जो व्यवस्थापिका है और जो कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से कार्यपालिका जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है या इसमें क्या क्या होते हैं, कि कैसे सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सदस्यों के बारे में क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लोकसभा के गठन की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि संसद के जो संविधान है उस संविधान के अनुसार 79, 80 और 81 में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और तो 81 में, अनुच्छेद 81 में किसका, जो आपके लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसको कहते हैं एक तो निचला सदन, निम्न सदन या निचला सदन, निम्न सदन या निचला सदन कहते हैं। ये निम्न सदन और निचला सदन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, एमपीज हैं जिनको अपन बोलते हैं, या लोकसभा सदस्य या संसद सदस्य बोला जाता है। मैं बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से सांसद कहा जाता है या एमपी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा सदस्य या सांसद भी कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट जनता के द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये उदाहरण है। और इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुनकर लोकसभा में जाते हैं और प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो मत देने का अधिकारी होता है। और वो मत से जीतकर जो जाता है, निर्वाचित होकर जाता है, वो लोकसभा में जाता है। और ये डायरेक्ट एक तरह से कहें तो जनता का सदन भी इसको कह सकते हैं। दूसरा है इसको लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन भी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा उनकी पसंद के अनुसार चुनकर जाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, इसलिए इसको लोकतांत्रिक जो है या लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। और जो कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, वो संपूर्ण जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। बात करते हैं इसके सदस्य संख्या की। तो इसके सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, मैं बता दूं आपको कि सदस्य संख्या जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसकी सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी? 500 संख्या निर्धारित की गई थी। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में गठित हुआ, उसके पश्चात जो राज्यों की सदस्य संख्या वो कर दी गई 520 और फिर बाद में 525 इसकी सदस्य संख्या कर दी गई है। तो यहां पे लेकिन 31वां संविधान संशोधन, कौन सा? 31वां संविधान संशोधन जो विधेयक था 1974, उसके द्वारा इसकी अधिकतम संख्या 552 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? अधिकतम संख्या 552 कर दी गई है। किसकी? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम है। वर्तमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अधिकतम संख्या 552 हो गई है। अब ये 552 जो संख्या की गई है वो किस प्रकार से की गई है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनमें 530 सदस्य, कितने? 530, फिर 20 और प्लस 2 यानी टोटल हो गए कितने? 552। देखिए जोड़िए, 552 सदस्य हो सकते हैं। और ये 552 कैसे हैं?
530 राज्य क्षेत्रों से। कहां से लिए जाएंगे? जो राज्य हैं उन राज्य क्षेत्रों से लिए जाएंगे 530 सदस्य, और 20 सदस्य जो हैं वही, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है भारतीय संघ की, उसमें दो प्रकार की व्यवस्था है, एक संघ राज्य क्षेत्र और दूसरा संघ शासित क्षेत्र। जो संघ शासित क्षेत्र है वहां उपराज्यपाल का पद होता है, आपको पता है, और वहां जो प्रशासन की इकाई होती है वो एक केंद्र होती है। तो संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, अभी आपने जो पिछले वर्ष से संघ शासित प्रदेश 2 बढ़ गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और इनकी संख्या पहले 7 थी, अब 9 हो गई है। तो 20 जो सीटें हैं वो निर्धारित हैं किसकी? संघ शासित क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि आएंगे। और 2 जो सदस्य हैं, इन 2 सदस्यों के बारे में बता दूं कि यदि राष्ट्रपति को ये महसूस हो कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसका अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, ध्यान रखिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा में नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय जो है, आंग्ल यानी अंग्रेज भारतीय, यानी जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, उस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। कब? जब उनका पूर्ण रूप से कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मनोनयन की प्रक्रिया है और मनोनयन की संख्या है, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य का अनुभव रखने वाले लोग थे, उनमें से मनोनीत करता था। तो यहाँ पे 2 सदस्य किसमें? आंग्ल भारतीय यानी एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में उनका मनोनयन केवल किसके आधार पर? आंग्ल भारतीय होने के आधार पर। विशिष्ट अनुभव का कोई यहाँ लेना देना नहीं है। तो यहाँ कोई टोटल सदस्य, अगर आपसे प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां उत्पन्न हो जाता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, ध्यान रखिए, संसद में, तो संसद की बात करता है तो संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आते हैं, इसलिए जो राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य, इसलिए कुल मिलाकर 14 सदस्यों का निर्वाचन जो है मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति किसमें कर सकता है? संसद में। तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। संसद की बात आए तो 14, राज्यसभा की बात आए तो 12 सदस्य मनोनीत, और अगर लोकसभा की बात आए तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, और संसद में कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जहां लोकसभा में किसी अनुभव की व्यावहारिक कार्य के जो है वो बाध्यता नहीं है, वो केवल आंग्ल भारतीय समुदाय से हो सकते हैं। तो राज्यसभा में जो है वो एक तरह से कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं, वर्तमान संख्या की बात करते हैं कि वर्तमान में कितने सदस्य? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए, अधिकतम हो सकते हैं 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान की अपन बात करते हैं तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 545। कितनी है? 545। और इस 545 सदस्य संख्या का जो विभाजन है वो क्या है? वो 530 जो है वो राज्य क्षेत्र से है। कहां से है? राज्य क्षेत्रों से है। और जो 13 सदस्य हैं वो सदस्य हैं आपके संघ शासित क्षेत्रों से। कहां से? संघ शासित क्षेत्रों से। और जो 2 हैं वो हमने बात कर ली, कौन से हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो ये वैसे के वैसे है, ये वैसे के वैसे, केवल संघ शासित क्षेत्रों से जो सदस्य संख्या है वो कम 7 है, यानी 7 जो कम है वो कहां से? वहीं से याद कर लो आप, 552 से 545, तो वो कम कहां हुई है? संघ शासित क्षेत्रों में। यानी आपके संघ शासित क्षेत्रों में जो अधिकतम संख्या है वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये सदस्य संख्या की बात हो गई वर्तमान में। अब बात आती कि ये जो सदस्य संख्या है वो किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। सामान्यतः जो है वो 10 लाख की आबादी पर एक जो है सांसद सदस्य का सीट आवंटित की जाती है। तो यहाँ पे अपने किसके आधार पर दी जाती है? जनसंख्या के आधार पर। राज्यों को और जो संघ शासित प्रदेशों को है वो जो
सीटें निर्धारित की गई है वो किसके आधार पर की गई है? जनसंख्या के आधार पर। जैसे कि अपन ने राज्यसभा में पढ़ा था, राज्यसभा में जो सांसद है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो है, अनुपात के आधार पर किसका निर्धारण किया गया है? लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, वहां राज्यसभा के भी सबसे ज्यादा सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ पे भी 84 सदस्यों के साथ ये अपना उच्चतम स्थान रखता है। कौन? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी जो जनसंख्या के आधार पर 48 लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई है। तो अपन चलते हैं अपने राजस्थान की ओर। तो राजस्थान में जो है वो लोकसभा की जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई है 25। ध्यान रहे, यहां पे भी आप देखिए राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें 10 और लोकसभा की सीटें 25। अगर आपसे पूछ ली जाए कुल कितने संसद सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो आपका फटाक से जवाब होना चाहिए 35। क्यों? 10 राज्यसभा और 35 लोकसभा। कई बार एक विशिष्ट स्थिति आ जाती है, जब कोई सदस्य मनोनीत होकर जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और बढ़ जाती है, क्योंकि मनोनीत भी सांसद होता है। जब माणिक राव जो थे, जो मनोनीत थे, उस समय हमारे यहाँ राज्यसभा के सांसदों की संख्या 11 थी। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या इन सदस्य संख्याओं को अदला बदली की जा सकती है क्या? तो 82वें जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में जो सीटें हैं उनकी जो सीमाएं हैं किसकी? लोकसभा क्षेत्रों की, उनका पुनर्सीमन किया जा सकता है। लेकिन जो आपके 84वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसके आधार पर जो है कि 2026 तक लोकसभा क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका रीजन यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को अप्लाई करने के लिए, प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो है वो आपके लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बात करते हैं इसका निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन जब अपन बात करते हैं, जब अंग्रेजों ने जो भारतीय शासन अधिनियम लेकर आए थे, उनमें एक विशेष बात उन्होंने डाल दी थी और भारत को फूट डालो राज करो की नीति पर लाने के लिए उन्होंने एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में अल्पसंख्यक और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली और मुसलमानों के लिए और कॉमर्शियल रूप से जो व्यावसायिक घराने थे उनके लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली डालकर एक भारत में फूट के बीज जो बो दिए थे अंग्रेजों ने, उस निर्वाचन प्रणाली को दूर हटाकर यहां पर बिना किसी समुदाय के, बिना संप्रदाय के जो चुनाव है लोकसभा सदस्यों का, वो प्रत्येक भारत का वो नागरिक कर सकेगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 326 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक वो नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसको वयस्क बोलते हैं, और वयस्क मताधिकार के द्वारा वो लोकसभा सदस्य में जो है वो प्रत्यक्ष भाग ले सकता है और चुनाव में जो सदस्य है जिसने सर्वाधिक वोट लिए हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त किए हैं, वो विजयी घोषित किया जाता है, भले ही उसके पास समर्थन नहीं हो। समर्थन के लिए मैं बता दूं कि जैसे 100 वोट दिए तो समर्थन के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए 51 वोट होने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको 51 मत प्राप्त हो। हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वही विजय घोषित किया जाता है। वोट कौन देता है? जो 18 वर्ष का नागरिक, यहां शब्द है नागरिक, बिना भेदभाव के नागरिक, जाति, धर्म, मूल वंश के बिना किसी आधार पर, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, वो वोट देने का अधिकारी होता है। इससे पहले मैं बता दूं कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। कब? किससे? 61वां संविधान संशोधन से पूर्व जो मताधिकार की आयु थी, यानी मत देने की आयु थी, वो 21 वर्ष थी। उसके बाद में 61वें संविधान संशोधन में इसको 18 वर्ष मान लिया गया है, यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही जनवरी 1 जनवरी को जो सदस्य है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वो मतदाता सूची जिसे उसमें पंजीकरण करवाएगा, और उस मतदाता सूची में जिसका नाम जुड़ जाता है 18 वर्ष से आयु का, वो ही मत दे सकता है। भले ही अगर वो 18 वर्ष का हो गया और उसने मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया है तो उसको वोट देने का
अधिकार नहीं होगा। केवल पंजीकृत मतदाता, उसको पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है और वो बिना किसी भेदभाव के मत का प्रयोग कर सकता है। और मत देने के बाद में जो सांसद है वो जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिए जब राज्यसभा के सांसद की निर्वाचन प्रणाली थी उसमें एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती थी, वो अलग सिस्टम था। यहां पर डायरेक्ट अलग सिस्टम है जिसमें जो लोकतांत्रिक तरीके से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका नागरिक है वो मत देगा और जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाते हैं वो आपके विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 मत हैं और यहाँ पर 5 उम्मीदवार है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। या इसको अच्छी तरह समझिए, एक व्यक्ति ने वोट प्राप्त किए 10, एक ने किए 25, एक ने किए 15 और एक ने किए 39 और एक ने किए 11। टोटल 100 हो गए, 40 और 50 100 हो गए। तो इसमें देखिए विजयी कौन होगा? नंबर 4 का उम्मीदवार। कौन सा हो गया? नंबर 4 ने सर्वाधिक मत प्राप्त किए, भले ये 51 मत से कम है। क्या है? 51 से कम है, लेकिन यहां पर विजयी कौन होगा? सबसे ज्यादा। ये आपके जो है विशेषता है कि यहां पर कई बार क्या होता है कि मत प्रतिशत कम होने पर भी किसी भी राजनीतिक दल का जो बहुमत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मत विभाजित हो जाते हैं अलग अलग में और यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि बहुमत का यानी 51% यानी आधे से ज्यादा मत प्राप्त करना हो। तो ये स्थितियां आ जाती हैं कि मत प्रतिशत कम होता है, सीटें ज्यादा आ जाती हैं, तो ये स्थिति अलग होती है। तो ये बात रही लोकसभा के जो हैं आपके निर्वाचन की। लोकसभा का कार्यकाल की बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के अनुसार, कौन से के अनुसार? अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? यानी जब लोकसभा की पहली बैठक होती है, कौन सी? लोकसभा की पहली बैठक शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उस बैठक से ठीक 5 वर्ष पश्चात स्वतः ही लोकसभा का विघटन हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जब जैसे 1976-77 में इसकी अवधि जो लोकसभा की है वो विधेयक के द्वारा आपके 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, यानी 6 वर्ष की जा सकती है। लेकिन जब यहां पर ध्यान रखना कि ये जब निर्बाध रूप से चले, लेकिन अनुच्छेद 85 ये कहता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कार्यकाल इसका अधिकतम 5 वर्ष, आपातकाल में 6 वर्ष, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ये चाहे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है या अन्य कोई कारण हो सकते हैं या कोई आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू किया जा सकता है, मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये काम मंत्रिमंडल की सलाह पर ही उसको करना पड़ता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है साधारणतः, और लेकिन राष्ट्रपति उसे कभी भी भंग कर सकता है। वर्तमान में आपको बता दूं कि वर्तमान में 17वीं विधानसभा चल रही है जो मई 2019 से चल रही है। उससे पहले मई 14 से 19 तक 16वीं विधानसभा लोकसभा चल रही थी। विधानसभा की जगह लोकसभा जो चल रही थी। अब बात करते हैं इसके जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा और के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन से पदाधिकारी हैं? लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के 2 पदाधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपके जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की सरकार का में ही बहुमत के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो परंपरा बनी हुई है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो विपक्षी दल के
अंदर से ही चुना जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, जो लोकसभा की संपूर्ण कार्यवाही है, सत्र जो है उसका जो आह्वान है और जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता लोकसभा करता है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है वो कार्यवाही का संचालन करता है। इसको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है दोनों को, जिसके लिए इनको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ध्यान रहे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है सदस्यों को अनुमति देता है प्रश्न रखने की, उनको बोलने का समय देता है और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत ये निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक जो संसद में रखा जा रहा है वो धन विधेयक है या नहीं है। इसका जो है वो निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो कार्रवाई का संचालन करता है। ध्यान रखिए यहाँ पे भी सत्र बुलाने का और सत्र समाप्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। केवल लोकसभा अध्यक्ष को यही अधिकार है कि वो उस सत्र को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। संपूर्ण लोकसभा में जो अनुशासन की जिम्मेदारी है वो लोकसभा अध्यक्ष की ही होती है।